हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू सेशन। ठीक, और ये एमसीक्यू सेशन है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर। अभी तक ऑलरेडी दो बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यू सेशन कंडक्ट हो चुके हैं। होपफुली आपने सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस को देख लिया होगा। अगर आपने दोनों सेशन नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दो सेशन, कि उन सेशन से आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी सारा कुछ आपको सीखने और समझने मिलेगा। ठीक, आज है पार्ट नंबर थर्ड, जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ उन एमसीक्यूज को डिस्कस करने के साथ साथ हम उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। जैसे सुरुचि अग्रवाल, अगर आप हमारा डिटेल कोर्सेज चाहते हैं तो आप हमारे ऐप अफेयर्स विद बिजनेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, जिसमें आपको डिटेल कोर्सेज मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ प्रिंटेबल पीडीएफ और मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, द कीज टू राइट अ सक्सेसफुल रिज्यूम आर। एक सफल रिज्यूम लिखने की कुंजी है। रिज्यूम तो आपने कभी ना कभी बनाया ही होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला क्या रिक्वायर्ड होता है? रिज्यूम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने नॉर्मली भी आप बैठे हो और आप बोल रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कि यार मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो आपका फ्रेंड सबसे पहले यही चीज बोलेगा, यार सबसे पहले रिज्यूम बनाओ। ठीक, क्योंकि जब भी तुम जॉब के लिए जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले वहां पे क्या शो करना होगा? रिज्यूम शो करना होगा। और रिज्यूम में क्या होता है? रिज्यूम में हम अपने डिटेल मेंशन करते हैं ना, अपनी पर्सनल डिटेल, अपने एक्सपीरियंसेस, क्वालिफिकेशन, हॉबीज, है ना, और आपकी इनर एबिलिटीज क्या है, आप कितना अच्छा वर्क कर सकते हैं, सब आप उस पे मेंशन करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयर क्या करता है? जॉब देता है। तो एक अच्छा बेहतर सक्सेसफुल रिज्यूम बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है टू लॉन्ग वर्बोस डिस्क्रिप्शन एंड ओवर कॉन्फिडेंट टोन। ऑप्शन सेकेंड, you know your attitude, focus on your audience, and think about prospective employers' need. ऑप्शन सी, none of the above, या ऑप्शन डी, all of the above। तो क्या होगा बताइए? तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? टू लॉन्ग। अगर आपका रिज्यूम टू लॉन्ग होगा तो 4 दिन तक आपका एम्प्लॉयर रिज्यूम ही पढ़ता चला जाएगा, है ना। कब आपका रिज्यूम पढ़ना खत्म करेगा, कब आपका इंटरव्यू लेगा, और कब आपको जॉब के लिए अपॉइंट करेगा। तो टू लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। और बोल रहा है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, अगर ओवर कॉन्फिडेंस आप दिखाएंगे अपने रिज्यूम में कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो हो गया, फिर आपकी जॉब तो गई। ठीक, तो कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी कि आप कॉन्फिडेंट रहे, अपना कॉन्फिडेंस दिखाए कि हाँ ये चीज में मेरा कॉन्फिडेंस है, ये चीज मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन ये नहीं कि ये चीज तो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या बोला? योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड शो होना चाहिए। एटीट्यूड वो एटीट्यूड नहीं जिसमें बहुत सारा एटीट्यूड है, वो नहीं। एटीट्यूड होता है मीन्स आपका पर्सपेक्टिव। ठीक, इसके बाद आपका फोकस, है ना। एटीट्यूड यानी आपकी पर्सनैलिटी हो गई, फोकस ऑन योर ऑडियंस, एंड थिंक अबाउट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर की नीड, है ना, एम्प्लॉयर की नीड कैसी है, क्या एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी है ना, कैसा एम्प्लॉयर फाइंड कर रहा है, एम्प्लॉयर कैसा एम्प्लॉय फाइंड कर रहा है, क्या एबिलिटीज उसको चाहिए है, ये सब आपको देख करके रिज्यूम बनाना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या होगा एकदम करेक्ट। चलिए रिज्यूम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रिज्यूम क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट, है ना, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट। जब हम जॉब के लिए जाते हैं तब हम उसको बनाते हैं, जिससे हम आपकी अपनी पर्सनल डिटेल, है ना, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी हॉबीज, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, किस कंपनी में वर्क किया, किस कैसी डेजिग्नेशन थी हमारी, है ना, क्या क्या अचीवमेंट थे, ये सब हम मेंशन करते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉयर क्या करता है? जॉब में अपॉइंट करता है। नेक्स्ट,
जितना अच्छा, जितना बेहतर आपका रिज्यूम होगा ना, उतने ही ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, while giving an interview बी डैश इन योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे हमेशा सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछी जाती है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो जब आपसे पूछा गया, ठीक, जैसे मान लीजिए मैं ही इंटरव्यूअर हूँ और मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो आपको बताना है ऑप्शन ए मॉडेस्ट, ऑप्शन बी अनरियलिस्टिक, ऑप्शन सी रियलिस्टिक या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए कैसा सैलरी एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। सैलरी एक्सपेक्टेशन होना चाहिए मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मीन्स नॉर्मल, मामूली, ठीक, ना ही अनरियलिस्टिक कि मतलब कुछ भी बोल दिया हवा में, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। 30,000 की जॉब के लिए आप बोल रहे हो मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन 80,000 है, तो नहीं, मॉडेस्ट होना चाहिए। रियलिस्टिक ठीक है, लेकिन मॉडेस्ट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा फिट बैठता है, ठीक है। सैलरी एक्सपेक्टेशन मॉडेस्ट होनी चाहिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। An informal report is usually in the form of a dash communication. Informal आपने अच्छे से पढ़ा होगा, informal word है ना, informal communication जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या फिर अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो जो इनफॉर्मल रिपोर्ट है वो किस फॉर्म में होती है। ऑप्शन ए पर्सन टू पर्सन, ऑप्शन बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ऑप्शन सी रेगुलर इंटरवल या फिर ऑप्शन डी अथॉरिटेटिव। एक अनौपचारिक रिपोर्ट आमतौर पर एक डैश संचार के रूप में होती है। अरे यहाँ पे इंग्लिश में हो गया, संचार के रूप में होती है। तो इनफॉर्मल आपको बताया था मैंने, आप एक आपको जब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन समझा रहे थे तो आपको एक मैंने डायग्राम शो किया था, एक ड्राइंग शो की थी, इसमें यहाँ पे 3 मेल एम्प्लॉयज थे, है ना, ये कुछ डिस्कशन का कुछ बात कर रहे थे और एक मैम यहाँ से ऐसे कान लगा के मुंडी टेढ़ी करके सुन रही थी। ये क्या था, हमारा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ये बताइए जो कम्युनिकेशन है किसके बीच में हो रहा है, ये कौन है, ये कौन है, ये पर्सन्स, है ना। और ज्यादातर मैंने बताया था कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में क्या होता है, रूमर्स स्प्रेड होते हैं, अफवाहें, है ना, चुगलियां यहाँ वहां ट्रेवल करती हैं, अरे इसका ऐसा उसका वैसा, तो ये सब चीजें चलती। तो इनफॉर्मल रिपोर्ट जनरली किसके बीच में होता है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होता है, ठीक। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं होता, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म तो किसमें होता है, फॉर्मल, है ना। फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल जो रिपोर्ट्स होती है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होती हैं और वो रेगुलर इंटरवल, कोई अफवाह रेगुलर इंटरवल में होती है क्या, एक एक महीने में कोई अफवाह, अफवाह तो कभी भी उड़ जाती है, अभी देखेंगे तो 5 मिनट बाद कोई अफवाह उड़ जाएगी, है ना। तो अफवाह के लिए कोई रेगुलर इंटरवल नहीं होता है, बस एक मुद्दा होता है, एक टॉपिक होना चाहिए बस, और वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अथॉरिटेटिव, तो इसमें अथॉरिटेटिव भी नहीं होती, आधिकारिक भी नहीं होती। इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द वर्डलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वर्डलेस मीन जब वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक्स द फॉर्म्स ऑफ पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, facial expression, eye contact, tension, breathing and tones. Tones means टोन, बोलते हैं ना तुम्हारी आपकी बात करने की टोन तो बहुत ही खराब है ना, तो टोन। तो डैश संचार का शब्दहीन रूप है जो मुद्राओं, शरीर की भाषा, चेहरे के भाव, आंख के संपर्क, तनाव, श्वास और स्वर आदि का रूप लेते। कहते हैं ना, आंख से आंख मिला के बात करो, है ना, यहाँ वहां मत देखो, न, सामने नजरें रखो। तो क्या है, ऑप्शन ए वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी गार्बेज कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ऑप्शन डी नॉन वर्बल। क्या होगा बताइए। बताया था आपको कल 2 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं मेनली, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या आता था, ओरल और रिटर्न, और नॉन वर्बल में क्या आता था, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर्स, किसमें आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे होंगे और सही सही दे रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक 4 के चारों आंसर सही दिए
वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लासेस देख रहे हैं। और जिन्होंने नहीं दिया वो भी टेंशन मत लीजिए, आप पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देखिए अगर आपने नहीं देखा हो, और अगर आपने देख लिया हो तो आप रिवीजन करते रहिए। हो सकता है आप नहीं दे पा रहे उनके आंसर, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन ये हो कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया। ठीक है। Next question. Dash means the position in which you hold your body when standing or sitting. डैश अर्थ है वह स्थिति जिसमें आप खड़े या फिर बैठते समय अपने शरीर को पकड़ते हैं। शरीर मीन्स बॉडी है ना, बॉडी को होल्ड करते हैं। ठीक। ऑप्शन ए जेस्चर, ऑप्शन बी पोस्चर्स, ऑप्शन सी पैरालैंग्वेज, या फिर ऑप्शन डी प्रॉक्सिमिक्स। तो क्या होगा बताइए। हम अपने बॉडी को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी की बात आ रही है ना। ये मतलब देखिए, क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक हिंट होता है, आप अगर उसको समझ जाएंगे तो आपको आंसर तुरंत। यहाँ पे बॉडी की बात की जा रही है, बॉडी की बात की जा रही है, तो बॉडी की कहाँ पे, पोस्चर्स। ठीक है। पोस्चर्स कहते हैं ना, सीधे बैठो, ठीक है, सही से चलो, ये पोस्चर होता है। अपने पोस्चर में ध्यान दो। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपके जो कैप्टन होते हैं वो आपको बोलते हैं ना पोस्चर में ध्यान दो, सीधे खड़े हो, है ना, बॉडी मूवमेंट ऐसा देखो। तो किसकी बात हो रही है, पोस्चर्स की बात हो रही है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे बोल रहे ना स्टैंड स्ट्रेट, जैसे यहाँ पे कैसे ऐसे करके खड़ा, तो बोले सीधे खड़े होइए। ठीक। ऐसे बॉडी को सीधे करके चलिए। ठीक, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट अपना पोस्चर में ध्यान। ये देखिए यहाँ पे करेक्ट पोस्चर, यहाँ इनकरेक्ट पोस्चर। पोस्चर क्या है, बॉडी को होल्ड करने का। यहाँ पे कैसा है, एकदम ऐसे लेजी लेजी सा रख दिया है, और यहाँ पे एकदम होल्ड करके बॉडी बैठे हैं। ठीक है। नेक्स्ट खड़े हैं। यहाँ पे देखिए ये बैठते टाइम बता रहे हैं कि जब आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, जब आप स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करते हैं ना, स्टडी टेबल में पढ़ा करिए और अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखा करिए, जिससे आपको, जैसे आप स्टडी करते हैं तो आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठना पड़ता है ना, सिटिंग हो जाती है। जैसे अब हम ही लोग आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, कंप्यूटर में वर्क करते हैं, तो 2-2 3-3 घंटे हमें कंटिन्यूअसली बैठना पड़ता है, कभी कभी तो 5-6 घंटे भी हो जाता है। तो आप स्ट्रेट बैठा करिए, जिससे आप वर्क भी अच्छे से कर पाएंगे, आपकी बॉडी भी जल्दी थकेगी नहीं और आपको पेन भी नहीं होगा, है ना। अब जैसे आप यहाँ पे कोई भी सामान उठा रहे हैं, ठीक है, ऐसे झुक के उठा रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने जो बैक है उसको स्ट्रेट रखिए, है ना, बॉडी को स्ट्रेट रखिए। सेम ये गर्ल्स के लिए है। तो समझ में आ गया ना, पोस्चर क्या हो गया, बॉडी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमीज या फिर स्पेस जोन्स, स्पेस लैंग्वेज, जोन्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरी। प्रॉक्सिमीज के अकॉर्डिंग स्पेस जोन्स को कुछ कैटेगरीज में कुछ कैटेगरीज में बांटा है, क्लासिफाई किया है। अब वो कितनी कैटेगरीज है ये आपको बताना है। तो चलिए प्रॉक्सिमीज से रिलेटेड हम कुछ पढ़ते हैं। देखिए जो प्रॉक्सिमिक्स होता है ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है ना। प्रॉक्सिमिक्स जिसे स्पेस बोला गया, स्पेस लैंग्वेज, तो स्पेस का मतलब यहाँ पे अंतरिक्ष नहीं है कि अंतरिक्ष की लैंग्वेज। स्पेस मतलब डिस्टेंस, कहते हैं ना गिव मी सम स्पेस, आई नीड सम स्पेस, ये वाले स्पेस की बात कर रहे हैं, या फिर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके प्रॉक्सिमिक्स के टोटल 4 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। पहला है इंटीमेट, दूसरा है पर्सनल, तीसरा है सोशल, और चौथा क्या है, पब्लिक। ये 4 स्पेस होते हैं। ठीक, आप इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं कि देयर आर 4 प्रॉक्सिमिक्स जोन्स। ठीक है, मतलब प्रॉक्सिमिक्स को 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला इंटीमेट, दूसरा पर्सनल, तीसरा सोशल और चौथा पब्लिक। इंटीमेट जैसे ये देख रहे हैं, कपल्स के बीच में हाथ पकड़ के चल रहे हैं पास पास, तो ये इंटीमेट जोन हो गया। नेक्स्ट है पर्सनल, है ना, पर्सनल की नॉर्मली हम बात कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक, तो ये पर्सनल हो गया। सोशल जब हम समाज में हैं, ठीक, और पब्लिक यानी कि जब हम रोड में हैं, पब्लिक में, जब हम पब्लिक में चल रहे हैं, रोड में चल रहे हैं इतने सारे लोगों के बीच, तो ये क्या हो गया, चौथा स्पेस। तो देखिए इसका डिस्टेंस भी दिया है मीटर्स में और फीट में, ये देखिए, ये सोशल का और ये पब्लिक का। ये सब आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि 4 कैटेगरीज होती हैं, और वो कौन कौन सी है, इंटीमेट, पर्सनल, सोशल और पब्लिक। ठीक है। होपफुली आपने लिखा नहीं हो तो आप प्लीज लिख सकते हैं, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कितनी कैटेगरीज है टोटल, 4 कैटेगरीज।
इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक। Next question. List of items to be discussed and decided in a meeting is called as। मीटिंग्स तो आप जानते हैं, है ना? कभी ना कभी आपने मीटिंग्स अटेंड भी की होगी। तो जो मीटिंग्स में क्या होता है, पहले से कुछ पॉइंट्स को, कुछ आइटम्स को हम क्या करते हैं, अलग से लिख लेते हैं या फिर कहीं पे भी लिख लेते हैं या फिर पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इस मीटिंग में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले पॉइंट्स को। अब जैसे आप आंसर्स लिखते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, तो आप पहले से पॉइंट्स लिख लेते हैं ना, पॉइंट्स दिमाग में रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, ये पॉइंट्स आप लिखने वाले हैं, ठीक। तो वो पर्टिकुलर मीटिंग में जो भी डिस्कस करने वाले हैं, जो भी टॉपिक के बारे में, तो वो हम क्या करते हैं, पहले से ही कहीं पर लिख लेते हैं या पहले से डिस्कस कर लेते हैं। अब उन आइटम्स को, वो लिस्ट को, जिसमें हम जितने भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, है ना, उस लिस्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी माइन्यूट्स, मिनट्स नहीं माइन्यूट्स है, ठीक है, ऑफिशियल टर्म में। नेक्स्ट इनवॉइस या ऑप्शन डी एजेंडा। तो बताइए, कभी आपने सुना लिस्ट ऑफ आइटम जो डिस्कस करने वाले हैं उसे क्या कहते हैं? एजेंडा। ठीक, कहते हैं ना, कभी कभार आपने सुना होगा ना कि इस पॉलिटिक्स में जो सुना होगा कि इस पार्टी का तो एजेंडा ये है, उस पार्टी का एजेंडा ये है। तो एजेंडा मीन्स कहीं ना कहीं गोल भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं हम कुछ एजेंडा के बारे में। तो व्हाट इज अ मीटिंग एजेंडा? मीटिंग एजेंडा क्या है? तो मीटिंग एजेंडा एक आउटलाइन है ना, एक आउटलाइन हम बना लेते हैं कि आगे आने वाली मीटिंग में या किसी पर्टिकुलर मीटिंग में हम किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या हमारा गोल होगा, क्या टाइमलाइन होगी, क्या कौन डेजिग्नेटेड स्पीकर होंगे, मीन्स कौन कौन वहां पे क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे मीटिंग्स को। फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, किस किस टॉपिक में हमें बात करनी है ना, कौन कौन से टॉपिक पॉइंट होंगे, ये सब हम कहाँ पे मेंशन करते हैं? एजेंडा में मेंशन। एक पूरी लिस्ट होती है, उस लिस्ट को एजेंडा कहा जाता है। A meeting agenda is usually shared with the participant before meeting so that they can prepare। और ये मीटिंग, ये नहीं कि सबको यहाँ के सब बैठे हैं फिर हम डिस्कस, नहीं, हम पहले से ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मीटिंग होने से पहले, जैसे कोई भी डिबेट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं, तो पहले से आप डिस्कस कर लेते हैं ना कि मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ या क्या बोलने वाली हूँ। एक टॉपिक, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम मीटिंग एजेंडा कहते हैं, ठीक। तो हिंदी वाले बच्चों को भी अगर रीड करना हो तो प्लीज आप रीड कर लीजिए। ठीक है, कर लिया रीड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी दिया है, एजेंडा एक ऑफिशियल लिस्ट है ना, कि आज क्या कहते हैं ना, टू डू लिस्ट, कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो वही है, आप लोग भी बनाते होंगे जैसे ना, आज के दिन मुझे ये टॉपिक कवर अप करना है, मुझे ये टॉपिक कवर अप करना है, आज के दिन मुझे 3 घंटा पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यही है कि टू डू लिस्ट कह सकते हैं। और ये टू डू लिस्ट किसकी होती है? मीटिंग की होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंडा प्रिपेयर्ड इन कनेक्शन विथ। अब एजेंडा हम बना रहे हैं, उसका कनेक्शन किससे है, क्यों बना रहे हैं, किस लिए हम एजेंडा बना रहे हैं? तो डैश के संबंध में एजेंडा किया गया, डैश के संबंध में तैयार किया गया एजेंडा। तो ऑप्शन ए मीटिंग, ऑप्शन बी बिजनेस टूर्स, ऑप्शन सी एग्जीबिशन, या फिर ऑप्शन डी पर्सनल नोट। तो अब भी जस्ट हमने डिस्कस किया एजेंडा हम किस लिए बना रहे हैं, है ना। एजेंडा किसके लिए बना रहे हैं, किससे पहले बनाते हैं हम? मीटिंग से पहले बनाते हैं ना एजेंडा, है ना, कि मीटिंग से पहले हम तैयार कर लेते हैं कि हमें किस किस टॉपिक में डिस्कस करना है। और एजेंडा एक क्या होता है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक। ये कहीं ना कहीं मैंडेटरी होता है, एक अच्छी, एक सक्सेसफुल मीटिंग के लिए एजेंडा इज मैंडेटरी, दैट इज कंपल्सरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होपफुली आप आंसर साथ ही साथ देते जा रहे हैं और आपके आंसर सही होते जा रहे हैं। तो बिजनेस मीटिंग क्या होती है? बिजनेस मीटिंग क्या होती है? जब कोई ऑफिशियल्स, कोई स्टाफ, एम्प्लॉइज, जिसमें एचओडी, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, हाँ, ये सब क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं,
है ना। इसके बाद क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं गोल्स के बारे में, प्लान के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में, और उनसे रिलेटेड फ्यूचर का क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, है ना, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक, बहुत बहुत सारे पर्पस के लिए बना सकते हैं। एनुअल मीटिंग्स भी होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए, और ब्रेन स्टॉर्मिंग भी की जाती है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है, ठीक। इसके साथ साथ डिसीजन बनाए जाते हैं, चेंजेस अगर कुछ करने हैं तो वो अनाउंस किए जाते हैं, है ना। और अगर कुछ अच्छा है, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है एम्प्लॉयज ने, तो उनको क्या किया जाता है, उनकी सक्सेस सेलिब्रेट की जाती है, रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है। इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो उसको नेगोशिएट कराया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। नेगोशिएट कराना यानी मतलब सॉल्व कराने एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट, डैश इज अ कम्युनिकेशन विच कंटेन्स द डिसीजन ऑफ द मीटिंग, ठीक। डैश इज अ कम्युनिकेशन विच कंटेन्स द डिसीजन, है ना, जिसमें हम डिसीजन की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि बिजनेस मीटिंग में क्या करते हैं, हम गोल्स बनाते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो जो डिसीजन हमने लिया है, उस डिसीजन को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करना में ट्रांसफर करना, तो उसको कम्युनिकेट किस में किया जाता है, किस चीज का यूज किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। ऑप्शन ए अमेंडमेंट, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी डिबेट्स, या फिर ऑप्शन डी माइन्यूट्स। डैश इज डैश एक संचार जिसमें बैठक के निर्णय शामिल हो। बताइए इसका आंसर। निर्णय, निर्णय क्या होता है, डिसीजन, जिसमें डिसीजन शामिल हो। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अभी तक तो बहुत सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे ही रहे होंगे। तो बताइए, डिसीजन ले रहे हैं हम, किस में ले रहे हैं, माइन्यूट्स में, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब तो होता है चेंजेस। जैसे आपने सुना होगा, तुम्हारा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन, जब न्यू ईयर आता है ना तो सबसे ज्यादा ये वर्ड सुनने मिलता है, तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, सब बोलते हैं हाँ मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है, मैं आने वाले समय में ये करूंगा, या इस साल मेरे को ये अचीव करना है, या मुझे कार खरीदनी है, या मुझे बंगलो खरीदना है, तो रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन का यहाँ पे वैसे थोड़ा सा अलग भी मतलब होता है, मेन तो आप चेंजेस ही देखिए। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट भी चेंजेस ही हो गए। डिबेट्स आप जानते हैं। तो जो डिसीजन होता है वो किस में लिया जाता है, माइन्यूट्स में, ठीक है। तो माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये माइन्यूट देखिए, ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उसमें ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही कम देखते हैं हम। जैसे आपने देखा था फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये जो माइन्यूट्स है, एजेंडा, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये सब फॉर्मल रिपोर्ट्स के अंदर आ रहा है। और जितने भी फॉर्मल रिकॉर्ड्स होते हैं, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब रिटर्न फॉर्म में होते हैं, ठीक, क्योंकि वो ऐसा एविडेंस भी वर्क करते हैं, ठीक। जो अपना इन जैसे रूमर्स वगैरह, ये इनफॉर्मल, अब रूमर्स को लिख के तो नहीं, अरे उन मैम का ऐसा ऐसा हो रहा है, उन सर का ऐसा है, उसको लिखेंगे थोड़ी ना। ये सब क्या होते हैं, ओरली होते हैं। और जो भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये ज्यादातर रिटर्न फॉर्म में होता है, और इसलिए भी क्योंकि ये ऑफिशियल है, ये एज अ एविडेंस भी वर्क करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10th, a report prepared in a prescribed form and presented according to an established procedure is dash report. एक निर्धारित रूप में तैयार की गई और एक स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट डैश रिपोर्ट है, ठीक है। जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट याद रखिए जिसको हम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में बना रहे हैं। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स एक ऐसा फॉर्म जो पहले से ही तैयार कर लिया है कि इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ फॉर्म्स होते हैं ना, तो बोलते हैं कि इसको आपको इसी तरीके से बनाना, और आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट किया जाता है, एक प्रोसीजर पहले से ही तैयार की जाती, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म्स को उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनाई जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है। उसे क्या बोला जाता है, ऑप्शन ए फॉर्मल रिपोर्ट, ऑप्शन बी इनफॉर्मल रिपोर्ट, ऑप्शन सी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, या फिर ऑप्शन डी
जनरल रिपोर्ट। तो अभी मैंने जस्ट बताया भी था आपको कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में कौन सी रिपोर्ट बनाई जाती है, फॉर्मल रिपोर्ट, है ना, जिसे अपन ऑफिशियल रिपोर्ट भी कहते हैं। आपको बताया भी था जब फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा रहे थे कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये एक ऑफिशियल चेन के अकॉर्डिंग होता है ना, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है कि अगर टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल है तो टॉप से मिडिल और मिडिल से लोअर ही कम्युनिकेशन होगा, ऐसा नहीं कि टॉप से लोअर में हो जाए, है ना। तो एक क्या होता है, सीक्वेंस चलता रहता है, ठीक है। क्या था आंसर, फॉर्मल रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is done by drawing a list of the items of business to be transacted at the meeting. डैश बैठक में किए जाने वाले कार्यों की एक सूची तैयार करके किया जाता है। ऑप्शन ए माइन्यूट्स, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी इनविटेशन या फिर ऑप्शन डी एजेंडा। इसका आंसर अगर आप लोगों को नहीं बना तो फिर आप लोग सो रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर, जस्ट अभी मैंने बताया, लिस्ट ऑफ द आइटम्स टू बी ट्रांजेक्टेड। ट्रांजेक्टेड का मतलब जो हम आगे बात करने वाले हैं जिसमें, ठीक है। हो सकता है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लाने का मतलब मेरा सिर्फ एक ही था कि आपको बताना कि देखिए स्टूडेंट, जरूरी नहीं होता है कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी पूछ सकते हैं 2 3 कभी पूछ सकते हैं 3 2 तो आपको पता होना चाहिए कि 3 2 6 होगा, 2 3 6 होगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ जब आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा हो। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि लिस्ट ऑफ द आइटम्स, लिस्ट ऑफ द आइटम क्या होता है, जो हम बिजनेस मीटिंग्स में डिस्कस करने वाले होते हैं, वो जो डिस्कस करने वाले टॉपिक उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट को क्या बोलते हैं हम, एजेंडा। जस्ट अभी डिस्कस किया आपसे, ऐसा भी नहीं कि स्टार्टिंग का क्वेश्चन था फिर 10 क्वेश्चन के बाद ये डिस्कस कर रहे हैं, अभी डिस्कस किया आपसे, है ना, कि लिस्ट जिसमें हम जितने भी डिस्कशन है करने वाले टॉपिक, जो भी डिस्कस करने वाले मीटिंग्स में, उसकी लिस्ट, उसे क्या कहते हैं हम, एजेंडा कहते हैं। देखिए आंसर दोनों का सेम था, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम था, सिर्फ जो क्वेश्चन है उसको थोड़ी डिफरेंट तरीके से फ्रेम कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो आप याद रखा करिए इन सब चीजों को, है ना। एजेंडा, एजेंडा क्या है, मैटर ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, है ना, कि जो भी हम डिस्कस करने वाले जो भी मैटर्स की उसकी एक लिस्ट, उसे क्या कहेंगे, एजेंडा कहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन। नेक्स्ट सेशन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइन्यूट बुक्स आर द डैश बुक ऑफ अ कंपनी। ऑप्शन ए सब्सिडरी, ऑप्शन बी स्टैट्यूटरी, ऑप्शन सी ऑब्लिगेटरी या फिर ऑप्शन डी सेकेंडरी। माइन्यूट बुक्स क्या होती हैं, बताइए, कभी आपने सुना है माइन्यूट बुक्स के बारे में। माइन्यूट तो अभी आपने जस्ट अभी पढ़ा था, है ना। माइन्यूट क्या होता है, अभी हमने माइन्यूट तो पढ़ा, माइन्यूट क्या होता है, डिसीजन, है ना, जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसका एक रिकॉर्ड, ये क्या होता है, माइन्यूट बुक्स। और ये जो माइन्यूट बुक्स होती है वो क्या होती है, स्टैट्यूटरी होती है। ये क्या होती है, स्टैट्यूटरी बुक्स होती हैं कंपनीज की, ठीक है। ना ही सब्सिडरी होती, ना ही ऑब्लिगेटरी और ना सेकेंडरी, ये स्टैट्यूटरी बुक्स यानी सांविधिक बुक्स होती हैं, ठीक है। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं स्टैट्यूटरी बुक्स के बारे में। Statutory books are statutory books and records are documents kept by the company which detail important aspects of its operation and structure। अब जैसे आपने कभी लॉ पढ़ा होगा, ठीक, तो लॉ में भी क्या होते हैं, जैसे जो पहले बहुत सारे केसेस होते हैं ना, दिस वर्सेस दिस, तो उन केसेस के जो डिसीजंस होते हैं ना, उनको लिखा जाता है अलग से ऐसा से ऐसा केस हुआ तो उसका ये डिसीजन लिया गया। तो फ्यूचर में जब वैसा ही केस सामने आता है तो जो डिसीजन उस टाइम पे लिया जाता है ना, पहला केस जो हो चुका होता है, वही डिसीजन बाद में लिया जाता है, सेम, है ना। और उनकी ऐसे बुक्स होती वॉल्यूम्स की, जो भी बच्चों ने कंपनी वगैरह पढ़ा होगा, कभी सीएस की प्रिपरेशन की होगी तो वो बहुत अच्छे जानते हैं कि वॉल्यूम्स आती है जिसमें केसेस रहते हैं, दिस वर्सेस दिस केस, ऐसा ऐसा केस था, ये हुआ था, फिर इसका ये डिसीजन लिया गया,
है ना। तो इसी तरह कंपनीज में भी जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, उनकी एक बुक मेंटेन की जाती है। वो क्या होती है? स्टैट्यूटरी, जो माइन्यूट होती है, ये एक स्टैट्यूटरी बुक्स होती है, जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स, उनको मेंटेन किया जाता है, जिसमें कंपनी के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स, उनके ऑपरेशंस और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मेंशंस होते हैं। Maintenance of statutory books and record. The maintenance of statutory books implies that record are kept, है ना, ये क्यों किए जाते हैं? जैसे रिकॉर्ड अप टू डेट करते रहते हैं, जिसमें ठीक है कोई चेंजेस आए तो वो हम उसमें मेंशन करते रहते हैं, डिसीजंस मेंशन करते रहते हैं, ठीक है। और कंपनी के अंदर आप देखते हैं ना, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनली जो भी कंपनी के डिसीजन है, पॉलिसी है, रूल्स है, उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Dash and dash testimonials are important because they express the opinion of others, the applicant's suitability for a position। एक बार आप और रीड कर सकते हैं अपने लिए, लॉन्ग क्वेश्चन है काफी। प्रशंसा पात्र एंड डैश डैश एंड प्रशंसा पात्र, ये यहाँ पे डैश रहेगा, डैश और प्रशंसा पात्र महत्वपूर्ण है क्योंकि वे दूसरों की राय व्यक्त करते हैं कि एक पद के लिए आवेदक की उपयुक्तता। ठीक, एक बार आप और कर सकते हैं, 2 सेकंड का समय दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इम्पोर्टेंट। देखिए इतना आप एक बार के लिए देखिए, कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, थोड़े से हम घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता, रीड करने में दिक्कत। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को रीड करना भी सीखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डैश एंड टेस्टिमोनियल्स, मतलब कुछ की बात कर रहा है, ठीक है, अभी हमें नहीं समझ में आ रहा, ठीक। आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दे आर एक्सप्रेस द ओपिनियन, दे एक्सप्रेस द ओपिनियन, मीन्स कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक। यहाँ से देखिए, तोड़ के पढ़ा करिए क्वेश्चन को तो इजीली समझ में, कि एक्सप्रेस कर रहे हैं ओपिनियन ऑफ अदर एप्लीकेंट, मीन्स कुछ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट है और टेस्टिमोनियल है, ठीक है, चार ऑप्शन में को कुछ तो है, और टेस्टिमोनियल जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ओपिनियन को, ठीक है, ऑफ अदर्स द एप्लीकेंट्स, सुटेबिलिटी फॉर और पोजीशन के लिए, ठीक है, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं रेफरेंस। अब समझ जाते हैं हम और अच्छे से, अब आपको समझ में और अच्छे से रेफरेंस क्या होता है। जैसे कभी कभार आप लोग जॉब के लिए जाते हैं या आप खुद जॉब में हो रहे होते हैं, तो आपको अगर कोई वैकेंसी होती है तो आपके अपने फ्रेंड्स को बताना होता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को ठीक है बता देते हैं, तो कहते हैं ना मेरे रेफरेंस से, जैसे हम जाके बोलते हैं ना सर मेरे रेफरेंस से बता रहे हैं ना, रेफरेंस होता है, आप किसके रेफरेंस से आए, आपको किसने बताया है, ठीक है। तो रेफरेंस पूछे जा रहा है, आ रहा समझ में आप लोग को, रेफरेंस है ना, संदर्भ, कि मुझे सर इसने बताया था, हम ये देख के आए हैं। तो रेफरेंस, आपको किससे रेफरेंस मिला, आपने किसको रेफरेंस दिया, तो रेफरेंस होता है। तो रेफरेंस और टेस्टिमोनियल क्या होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियंस को, है ना, अदर एप्लीकेंट्स को, है ना, कि भाई पोजीशन के लिए सुटेबल है, वैकेंसी के लिए सुटेबल है, तो हम रेफरेंस दे देते हैं कि सर ये अच्छा बंदा है, आप इसको अपॉइंट कर लीजिए, अच्छा एम्प्लॉय है ये, ठीक, तो रेफरेंस होता है। तब व्हाट इज रेफरेंस लेटर, है ना, रेफरेंस या रेफरेंस लेटर। रेफरेंस लेटर क्या होता है, रिकमेंडेशन, जिसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी कहते हैं, और हम रिकमेंड करते हैं ना कि सर एक ये मेरा फ्रेंड है, ये जॉब के लिए जॉब करना चाहता है, या हम अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर देते हैं, यार ये वैकेंसी खाली है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। तो रेफरेंस, रिकमेंडेशन लेटर भी कहते हैं, आर पीसेस ऑफ राइटिंग दैट टीचर्स डू नॉट डू ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ देयर स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर सम काइंड ऑफ एक्सचेंज, है ना। अब जैसे बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए हमें जब जाना होता है, जैसे मैंने भी एक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फिलअप किया था, जिसमें रिकमेंडेशन मांग रहा था, जिसमें रेफरेंस मांग रहा था, तब मैंने अपने प्रिंसिपल की हेल्प ली थी, ठीक। तो उन्होंने रेफरेंस दिया था मेरा कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट बहुत अच्छा है स्कॉलरशिप के लिए, इसको आप आगे कर सकते हैं, ये होते हैं रेफरेंस। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Dash refers to the amount of space that individual naturally maintain between each other. Dash उस स्थान की मात्रा को संदर्भित करता है जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के बीच बनाए रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए क्रोनमिक्स,
ऑप्शन सी जेस्चर्स, बी जेस्चर्स, ऑप्शन सी प्रोक्सिमिस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था स्पेस, याद आ गया? अब तक तो याद आ गया होगा, क्या होगा? प्रोक्सिमिक्स। अब भी हमने देखा था इसके क्या होते हैं, कितने कैटेगरीज होते हैं, बताइए जल्दी जल्दी। कितने कैटेगरीज मैंने बताई थी टोटल? चलिए आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में कितने कितने कैटेगरीज थी, और कैटेगरीज का नाम भी लिखिए। 4 कैटेगरीज थी, चारों कैटेगरीज लिखिए और उनका नाम। 4 कैटेगरीज तो चलिए मैंने ही बता दिया कि देयर आर 4 कैटेगरीज। अब इनके आपको नाम बताने हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी। तो देखिए प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, स्पेस लैंग्वेज होता है ना, जो हम मेंटेन करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक। अ पर्सन में असाइन डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट, है ना, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग क्या होते हैं, स्पेस मेंटेन करते हैं ना। अब हम अपने फ्रेंड के साथ अलग तरीके से स्पेस मेंटेन करते हैं, रिलेटिव के साथ अलग तरीके से, अगर हमारा कोई पार्टनर है तो उसके साथ अलग तरीके से स्पेस मेंटेन करते हैं। तो अलग अलग रिलेशनशिप और अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्पेस मेंटेन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कुलर इज अ फॉर्म ऑफ, एक वर्ताकार डैश का रूप है सर्कुलर। सर्कुलर कभी आपने सुना है? ऑप्शन ए ओरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी ग्रुप कम्युनिकेशन, या फिर ऑप्शन डी विजुअल। यहाँ सर्कुलर मीन्स सर्कल की नहीं बात हो रही, मतलब कुछ हद तक सर्कल, सर्कुलर मतलब जो ऐसे घूम रहा है। अब जैसे आपने मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन सर्कुलर भी हो सकता है। सर्कुलर कैसे? अब जैसे यहाँ पे सेंडर है और यहाँ रिसीवर है, ठीक। सेंडर क्या करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, रिसीवर उसको समझेगा, समझने के बाद सेंडर को क्या देगा, फीडबैक देगा, है ना। फिर इसको समझेगा, फिर इसको ये कुछ फीडबैक ही अपना फीडबैक देगा, ठीक। ये कुछ समझेगा फिर इसको बताएगा, तो ये सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर कहते हैं। ये किस में होता है, ओरल, फेस टू फेस, ग्रुप, या फिर विजुअल। सर्कुलर कम्युनिकेशन ग्रुप कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपस में क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं ना, ऐसे करके बैठ जाते हैं, सब डिस्कस करते हैं, अपने अपने ओपिनियंस को, अपने अपने थॉट्स को आगे साझा करते हैं। तो ग्रुप कम्युनिकेशन किसका फॉर्म है, सर्कुलर। सर्कुलर किसका फॉर्म है, ग्रुप कम्युनिकेशन का। ये देखिए जैसे यहाँ पे, जैसे आप लोग को स्कूल में या फिर कॉलेजेस में कोई भी प्रोजेक्ट देती है ना टीचर्स, तो आप लोग ऐसे बैठ जाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, अपने अपने ओपिनियंस, थॉट्स और आइडियाज को शेयर करते हैं। ये क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन। ये एक तरीके की इंटरैक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है, इंटरैक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, डनिंग लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, डनिंग अक्षरों को डैश भी कहा, लेटर्स ये अक्षर नहीं है, लेटर्स यहाँ पे पत्र, है ना, यहाँ पे लेटर का मतलब पत्र। तो डनिंग लेटर्स को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कलेक्शन लेटर, ऑप्शन बी क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन सी कंप्लाइंट लेटर, या फिर ऑप्शन डी सजेशन लेटर। तो डनिंग लेटर्स क्या होता है कि जब जैसे हमको किसी से पैसे लेने होते हैं, ठीक, जैसे हम किसी को आप जानते हैं बिजनेस, बिजनेस में तो उधार हम सामान सेल करते हैं, है ना। अब हमने उस उधारी का पैसा लेना है ना, उधार जो हमने दिया है, तो उसके लिए हम लेटर पहुंचाते हैं कि आप हमारा पैसा इतने समय तक, इतने दिन तक पे कर दीजिए। उन लेटर्स को डनिंग लेटर कहा जाता है। अभी इससे आपको पैसे को कलेक्ट करने के लिए, ठीक, इसे क्या कहते हैं, कलेक्शन लेटर, ठीक है। पैसे को कलेक्ट करने के लिए जो भी हमारे पैसे यहाँ वहाँ दिए हुए रहते हैं या उधार रहते हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डनिंग लेटर को इशू करते हैं। डनिंग लेटर क्या होते हैं, कस्टमर्स को जैसे हम इशू करते हैं कि आप हमारा पेमेंट इतने समय तक पे ही दीजिए ना, नोटिस एक तरीके से सेंड करते हैं। तो अ डनिंग लेटर इज अ कलेक्शन नोटिस, है ना, ये क्या है, कलेक्शन नोटिस की, कलेक्शन में मनी कलेक्ट करने की नोटिस, सेंड टू द कस्टमर एक्सप्लेनिंग दैट द पेमेंट दे ओ इज ओवर ड्यू, है ना, एक तरीके से रिमाइंड कर रहे हैं आपने हमारे, आपको हमारी कुछ पेमेंट देनी है, आप हमारी पेमेंट दे दीजिए, एक रिमाइंड, क्योंकि वैसे भी लोग पैसे लेकर के तो भूल जाते हैं, ठीक है, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आपने हमारे पैसे लिए हुए हैं, कृपा करके आप हमें दे दीजिए, है ना, हमें उन पैसों की जरूरत है ना, और भी बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ जाती है तब पैसा आता है।
So dunning letters are a key tool for a collection team because they help with staying on top of and preventing delinquent accounts. ठीक, ये ज्यादातर कलेक्शन टीम क्या करती है, इशू करती है। ठीक है, जैसे अपॉइंट करते हैं ना कि कलेक्शन टीम जो जा करके क्या करेगी, मनी को कलेक्ट करेगी, तो वही क्या करते हैं, इन लेटर को इशू और फिर ट्रांसलेट करते हैं, फिर पूरा ट्रांजेक्ट करते हैं लेटर्स को। ठीक है, एक बार हिंदी वाले बच्चे भी फटाफट से रीड मार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। In dash, speaker's choice of words unintentionally communicates something more than what the actual word state. डैश में वक्ताओं के शब्द का चयन अनजाने में वास्तविक शब्दों की तुलना में कुछ अधिक संचार करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फॉर्मल कम्युनिकेशन, यहाँ पे याद देखिए चॉइस ऑफ वर्ड्स अनइंटेंशनली, ऑप्शन ए फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी मेटा कम्युनिकेशन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए करेक्ट आंसर। कभी कभार होता है ना, हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन कुछ और बोल देते हैं, ठीक है, या धोखे में, या हमारा वो इंटेंशन नहीं होता है ना, कि हम बोल देते ना, या फिर हम बोलते हैं यार हमारा वो इंटेंशन नहीं था, मैंने उस मतलब से नहीं बोला था, आप उसको गलत समझ रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उस कम्युनिकेशन को कहते हैं मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, ये मेटा कम्युनिकेशन आपके लिए न्यू था। तो क्या होता है जब आप जाने अनजाने में कुछ बोलना होता है ना, अनजाने में, जाने में नहीं, अनजाने में तो आपको कुछ और कुछ बोलना होता है, आप कुछ और बोल जाते हैं, ये क्या होते हैं, मेटा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने समझ लिया। नेक्स्ट, टाइप ऑफ लिसनिंग इन विच वी लर्न टू डिसन द डिफरेंस इन साउंड, है ना, सुनने का प्रकार जिसमें हम ध्वनिया, है ना, ध्वनि साउंड में अंतर को समझना सीखते हैं। अब जैसे अलग अलग साउंड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग, अब जैसे कभी कभार आप बैठे रहते हैं, ठीक है, आपने नहीं देखा लेकिन फिर भी साउंड की वजह से आप साउंड, कोई भी साउंड आया, आप बोलते हैं ना यार ये साउंड लगता किसी जानवर का है, या किसी ने बर्तन गिराए, या तो फिर कुछ हुआ, या कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, है ना, कुछ भी साउंड होते हैं ना, आप समझ जाते हैं आवाज सुन करके। तो अलग अलग साउंड्स के बारे में क्या करना, अंतर समझना, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ऑप्शन बी बायस्ड लिसनिंग, ऑप्शन सी इवेल्युएटिव लिसनिंग, या फिर ऑप्शन डी अप्रिशिएटिव लिसनिंग। इसको आप समझ गए होंगे, डिफरेंस, डिफरेंस अलग अलग, तो उसे क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ना, डिफरेंस देख रहे हैं हम, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेट लिसनिंग, है ना। तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या है? एक ऐसी लिसनिंग जिसमें हम अलग अलग साउंड के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं ना, कि ये साउंड इसका है, ये साउंड इसका, इसमें डिफरेंस है ना, तो बोलते हैं ना इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसकी आवाज बहुत भारी है ना, इसकी आवाज बहुत मीठी है ना। गाना जो खासकर जो म्यूजिक सीखते हैं वो तो और ज्यादा उनको वॉइस का, साउंड का और ज्यादा उनको क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है ना। कभी कभार बोलते हैं यार बहुत तेज बोल रहे हैं, धीमे बोलो, उसकी आवाज से समझ में आ गया कि यार वो बहुत गुस्से में था, तो आवाज से समझ में आ गया ना, साउंड से समझ में आ गया, ये क्या होती है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In dash, the receiver holds preconceived notion which shape the way a receiver decodes the sender message. डैश में रिसीवर पूर्व निर्धारित धारणाओं को रखता है जो रिसीवर द्वारा प्रेषक के संदेश को डिकोड करने के तरीके को आकार देता है। ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ऑप्शन बी बायस्ड लिसनिंग, ऑप्शन सी इवेल्युएटिव लिसनिंग, या फिर ऑप्शन डी अप्रिशिएटिव लिसनिंग। बताइए। यहाँ पे प्री कंसीव्ड नोशन, यानी पहले से ही आपने अपने दिमाग में कुछ सोच लिया है, पूर्व निर्धारित है ना, पहले से आपने धारणा बनाई, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही है,
ना पहले से हमने कुछ सोच लिया होता है, ठीक। कहते हैं ना पहले ही से इसने कुछ सोच लिया, इसको कितना भी समझा लो इसके दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायस्ड लिसनिंग, है ना। बायस्ड जिसे हम पार्शियल भी कहते हैं, है ना, कि पहले से ही सोच लिया ना। अब इसने सोच लिया कि ये ग्रीन है, ठीक है, तो ग्रीन ही बोलेगा, इसको कितना समझा लो कि ये ब्लू है ब्लू है ब्लू है, और वो उसको ग्रीन ही बोलेगा क्योंकि उसने पहले ही से दिमाग में रख लिया ना ये चीज, ठीक है। ये देखिए बायस्ड लिसनिंग, ये ये कुछ बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन ये बस अपने उसमें कि हाँ जो मैंने सोच लिया बस वही सही है। कहते हैं ना जो तुम सुनना चाहते हो बस वही, है ना, जो दिमाग में रख लिया पहले बस वही चीज रख लिया, वो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, है ना। ठीक है ना, यहाँ पे when the person hears only what they want to hear, बस वो वही सुनना चाहते हैं, बस जो उनके दिमाग में है, या फिर बस और उसके अलावा वो कुछ नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑल्सो रेफर्ड टू अ क्रिटिकल या फिर जजमेंटल लिसनिंग, है ना, क्रिटिकल या फिर जजमेंटल लिसनिंग। यहाँ पे सुन रहे हैं लेकिन सुनने के बाद जजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आलोचनात्मक या फिर निर्णायक सुनने के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेटिव, ऑप्शन बी बायस्ड, ऑप्शन सी सेलेक्टिव, या फिर ऑप्शन डी अप्रिशिएटिव। अब यहाँ पे आप दो को तो क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि दो तो हमने समझ लिया। अब इसी दोनों में से कोई एक आंसर है, बताइए वो क्या है, सेलेक्टिव कि अप्रिशिएटिव। यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, एक सेकेंड इसको मैं यहाँ सुधार देती हूँ। ठीक, तो ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ऑप्शन बी बायस्ड लिसनिंग, ऑप्शन सी सेलेक्टिव, या फिर ऑप्शन डी इवेलुएटिव, है ना। यहाँ पे पता नहीं ऑप्शन का कुछ गड़बड़ी, तो इवेलुएटिव तो आंसर क्या होगा, अब तो आपने समझ गए होंगे। इवेलुएटिव लिसनिंग, ऐसी लिसनिंग जहां पे हम जजमेंट पास कर रहे हैं, है ना, जहां पे क्रिटिकली क्या कर रहे हैं, क्रिटिकली सोच रहे हैं, सुन रहे हैं और जजमेंट पास कर रहे हैं, उसे कहते हैं इवेलुएटिव, इवेलुएशन करना, ठीक है। नेक्स्ट, dash take place when you listen to only those things that you want to hear or those that you are interested। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये तो आप आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि हमने अभी ही पढ़ा कि वही चीज जो हम सुनना चाहते हैं, ठीक है। that take place when you listen to only those things that you want to hear या फिर इंटरेस्टेड, तो उसे क्या कहते हैं, बायस्ड लिसनिंग। हम वही सुनना चाहते हैं जो हम जिसके लिए रेडी हैं, ठीक है। ये क्या होती है बायस्ड लिसनिंग, जस्ट अभी हमने वैसे इसको डिस्कस किया था। ये देखिए इवेलुएटिव लिसनिंग को हम क्रिटिकल लिसनिंग कहते हैं, जो कि इनेबल करता है जजमेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट, डैश शरीर की शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन है। ऑप्शन ए काइनेसिस, ऑप्शन बी प्रोक्सिमिक्स, ऑप्शन सी टाइम लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन डी पैरालैंग्वेज। डैश इज द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट, बॉडी की जो फिजिकल मूवमेंट की स्टडी किसे कहते हैं, तो बताइए। इसे कहते हैं काइनेसिस को। काइनेसिस जैसे जेस्चर्स हम देखते हैं ना, तो उसी बॉडी मूवमेंट जो फिजिकल बॉडी मूवमेंट है उसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, काइनेसिस में करते हैं। जैसे प्रोक्सिमिक्स में हम क्या करते हैं, स्पेस की स्टडी कर रहे थे, तो काइनेसिस में हम किसकी स्टडी करते हैं, बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर, इन सब की स्टडी किस में करते हैं, काइनेसिस में करते हैं एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, जेस्चर्स ये हो गए, पोस्चर हमने देखा है ना,
स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट चलना है, ये पोस्चर, ये सब क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। काइनेसिस, प्रॉक्सिमिस, पैरालैंग्वेज, है ना, अभी हम पैरालैंग्वेज के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। कभी कभार होता है ना, कुछ बिना बोले भी बोलते हैं, यार ये कुछ बोल नहीं रहा पर इसके फेस से समझ में आ रहा है यार ये सैड है, तो ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज, और इसे क्या कहते हैं, काइनेसिस, ठीक है। ये देखिए, ये आई एम गिल्टी ऐसे करके, आई एम सॉरी ऐसे, नाउ लिसन, अब मेरी बात सुननी पड़ेगी ऐसे, आई एम टू मच टायर्ड, है ना। तो ये क्या है, अलग अलग काइनेसिस है, बॉडी मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, it involves how we say something in different pitch, tone and voice modulation such as slow or fast, है ना। इसमें इसमें शामिल है कि हम अलग अलग पिच, टोन और वॉइस मॉड्यूलेशन जैसे धीमे या तेज में कुछ कैसे कहते हैं। तो जैसे अभी काइनेसिस, काइनेसिस हमने क्या देखा, ये क्या था हमारा, बॉडी मूवमेंट। प्रॉक्सिमिस क्या था, स्पेस लैंग्वेज, है ना, स्पेस जोन्स। और टाइम लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज, तो यहाँ पे अगर पिच की टोन की बात की जाती तो वो क्या होता है हमारा, पैरा लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब जानते हैं ना, कभी कभार जैसे मम्मी तेज से बात कर रही है ना, तेज से कुछ बोली, ये उठा के यहाँ रख दो, तो हम समझ जाते हैं कि मम्मी का दिमाग गर्म है, चुपचाप से उठा के रख दो, इसके बाद कॉपी खोल के बैठ जाओ, वरना आज मम्मी का डंडा और आपका सिर, है ना। तो क्या है, पैरा लैंग्वेज, इसमें टोन, अब कोई कोई टीचर आते हैं ना, ऐसे बैठ जाते हैं, हाँ बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, है ना, तो टोन, पिच, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन, अब जैसे मैं आपको पढ़ाऊं तो कभी टोन ज्यादा हो रही है, वॉइस मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन ये वॉइस को चेंज करना, कभी तेज बोल रही हूँ मैं, कभी धीरे बोल रही हूँ, तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, ठीक। और कहीं ना कहीं ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन की वजह से, पिच की वजह से, टोन की वजह से कम्युनिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। अगर एक ही पिच में, एक ही टोन में कोई बोले जा रहा तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक। अब जैसे आप स्टोरीज देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो कभी वो तेज बोलते हैं, फिर कभी वो धीरे हो जाते हैं, इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। तो पिच, टोन या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, पैरा लैंग्वेज, और ये भी किस में आता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं एक एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक से यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो पैरा लैंग्वेज मतलब क्या है, हाउ वर्ड्स आर स्पोकन, किस तरह आप बोल रहे हैं। अब कभी कभार होता है ना कि हमारे भाई बहन बोलते हैं, यार एक गिलास पानी ला के दे दो ना, तो हमारा मन ना भी हो, बोले यार इतना अच्छे से बोल रहा है, चलो ला के दे देते। अब एक गिलास पानी तो ला के दे दो, मैं ला भी देती लेकिन इतने बुरे तरीके से बोल रहे, अब हम नहीं लाने वाले, अब जा लो खुद जाके, ऐसे नहीं जाता, हम लोग भाई बहन गुस्सा आ जाते हैं, और भाई बहन तो लड़े नहीं तो भाई बहन ही क्यों कहलाएंगे। तो अब बोलते हैं यार इज्जत से बोलो फिर ला के देंगे। तो ये पैरा लैंग्वेज कि कैसे बोल रहे हैं किसी शब्द को, ठीक। कभी कभार होते हैं ना, हम घर आते बोलते हैं, मार्केट जाते हैं, यार इसकी टोन बहुत खराब थी, ये शॉपकीपर बहुत खराब है, बहुत तेज चिल्ला के बोल रहा था, अब हम इसके पास नहीं जाएंगे। तो क्या होता, हाउ वी से, है ना, हाउ वर्ड्स आर स्पोकन, ठीक। क्या बोला ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन किस तरीके से बोला ये इंपॉर्टेंट होता है। अब पानी तो दोनों ने ही मांगा था, एक ने तो कितने अच्छे तरीके से बोला और दूसरे ने कितने रूड तरीके से बोला था। तो हाउ वर्ड्स आर स्पोकन ये मैटर करता है, ठीक है ना। वॉल्यूम, पिच, स्पीकिंग रेट, स्पीकिंग रेट मतलब कोई कोई होता है ना, इतने तेज से बोलते हैं कि समझ में ही नहीं आता है, ठीक। और फिर वॉइस क्वालिटी की, वॉइस की क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash are our body parts, especially arms, legs, hands and head, convey meaning. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आर्म्स की, लेग्स की, हैंड्स की, हेड की। तो ये क्या हो रही है, ये भी कुछ बताते हैं, है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये किसके पार्ट होते हैं, ऑप्शन ए जेस्चर्स, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमिक्स, ऑप्शन सी टाइम लैंग्वेज या फिर ऑप्शन डी पैरा लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जेस्चर्स। देखिए दो होता है स्टूडेंट जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक होता है जेस्चर्स और दूसरा होता है पोस्चर्स, ठीक। दो होता है जेस्चर्स और पोस्चर्स। जेस्चर्स क्या होता है, जिसमें
जैसे आपने सुना होगा फाइन मोटर स्किल, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, छोटी छोटी, जैसे आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, है ना, जिसमें आर्म्स की जैसे आप बहुत अच्छा, है ना, विक्ट्री का साइन, बाय बाय, है ना, ये सब का जहाँ पे बात कर, नहीं मैं नहीं कर सकती, हाँ मुझे चाहिए, ये जब ये सब मूवमेंट होती है ना, ये जेस्चर्स होते हैं। और जब बोल रहे स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट चलो, बॉडी स्ट्रेट रखो, जब बॉडी की बात हो रही है तो ये क्या होता है, पोस्चर्स होते हैं। ठीक, तो डिफरेंस है, तो स्टूडेंट समझते हैं या कुछ लोग समझते हैं कि जेस्चर पोस्चर सेम है, but there is a difference between gestures and postures. When we talk about gesture, then arms, legs, hand और head आता है, और जब postures की बात आती है तब body आती है। ठीक है, जो हमने अभी कुछ समय पहले देखा था। प्रोक्सेमिक्स तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, टाइम जोन्स, जो स्पेस जोन्स होते हैं, टाइम लैंग्वेज होता है जो टाइम स्पेस, है ना, टाइम की बात कर रहे हैं। इसके बाद पैरल लैंग्वेज आपने देखा कि हाउ वर्ड्स आर स्पोकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, थम्स अप, ऐसे इंडेक्स फिंगर की धराओ, ऐसे करके बुलाती ना, इधर आओ, फिर ओके जेस्चर, यस आई एम ओके, वी फॉर विक्ट्री, फिर उसके बाद ये क्या था, कोरोना हैंड जेस्चर्स, पता नहीं, कोरोना तो पहली बार देखा मैंने। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारे जेस्चर्स। नेक्स्ट, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन, स्मॉल कार्ड्स दैट कंटेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन इज नोन एज, है ना, छोटे छोटे से कार्ड्स होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन, जैसे आप वो आपके पास होते हैं ना स्टिकी नोट्स होते हैं, जिसमें जिसमें आप छोटी छोटी चीजें या फिर आप कुछ भूलने जाते हो तो आप उसको लिख लेते हो, फिर ऐसे नहीं स्टिक कर देते हैं कहीं पे। और स्टिकी नोट्स अगर आप लोग नहीं यूज करते तो आप किया करिए, छोटी सी चीजों, छोटी छोटी चीजों को लिखने के लिए। और आप अपना जो भी स्टडी रूम है, स्टडी टेबल है ना, उसके आसपास लगा सकते हैं छोटी छोटी चीजों को जो आप भूल जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए हैंड आउट्स, ऑप्शन बी क्यू कार्ड्स, ऑप्शन सी अटेंशन ग्रैबर्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। छोटे कार्ड जिनमें प्रस्तुति, प्रस्तुति मीन प्रेजेंटेशन के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो बताइए क्या होता है वो, छोटे छोटे से पॉइंट्स, ठीक है, छोटे छोटे कार्ड्स, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है हैंड आउट्स, क्या कहा जाता है, हैंड आउट्स, छोटे छोटे से कार्ड जिसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना जो हम भूल सकते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये भूले नहीं, है ना, ये हमें प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है, तो ये किसमें हम लिखते हैं, हैंड आउट्स में इसको मेंशन किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ज़्यादा एमसीक्यूज लेके आएंगे, और ज़्यादा हम टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को सीखेंगे और समझेंगे। होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कीजिए, आप कमेंट्स में अपने फीडबैक दीजिए कि आप और ज़्यादा क्या चाहते हैं, जिससे हम और ज़्यादा आपके लिए लेके आएँ और ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट करें। तो चलिए, जब तक के लिए स्टडी करिए, सेशन देखते रहिए, कोई भी डाउट्स है उसको डिस्कस करिए। ठीक है, हम आपके डाउट्स को पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप स्टडिंग।